गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एआरसी की जो रिपोर्ट चल रही है हमारी, उसमें जो है आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको पेपर नंबर 2 मेंस में आपका गवर्नेंस एक टॉपिक है, वहां पे फायदा करेगा। और पेपर नंबर 4 में एथिक्स, उसमें जो है आपको फायदा करेगा। और एथिक्स का हमारा 19 नवंबर से स्टार्ट है, आपको पता होना चाहिए। और आंसर राइटिंग जो है हमारी 7 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जो मैंने आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल की क्लास में बता दिया था, और आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है ना? कि 7 नवंबर से क्या है, हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो पूरा प्रीलिम्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं प्रीलिम्स के। मेंस में जीएस की अगर हम बात करें, मेंस की पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल की बात करें तो भैया सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। और इंटरव्यू सेशन। तो ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो भैया आप 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। MKS लाइव क्या है, मेरा रेफरल कोड है, उस रेफरल कोड से। क्लियर? शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज हम एक सिंगापुर का मॉडल भी देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और OECD ने क्या मॉडल दिया कि वहां पे जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने? सर मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है 2021 के लिए 24 मंथ का। थैंक यू वेरी मच अंकुर जी। क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है? तो आज हम दो मॉडल पढ़ेंगे, एक OECD का मॉडल और एक सिंगापुर का मॉडल, कि कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं, जिससे हम अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकें, करप्शन को कम कर सकें। और ये दोनों ही चीज क्या है, भारत में सबसे ज्यादा दिक्कत है करप्शन की। समझ में आया? इंस्टीट्यूट अपना काम सही से कर नहीं रहे, है कि नहीं है? तो ये क्या है आपका, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे में भी लिख सकते हो, करंट अफेयर में भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का एआरसी। मैंने आपको समय समय पे दिखा रहा हूं कि जो एआरसी को लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, उसी एआरसी में से प्रीलिम्स का भी मैटर निकल रहा है, और मेंस का मैटर तो रोज का रोज निकल रहा है। ठीक है ना? तो आप खुद डिसाइड करो कि ये एआरसी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपको रैंक लगानी है तो मैं 100% कह रहा हूं आपको पढ़नी चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है कि आपको सरलता से पढ़ना है, या थोड़ा अपने आप को कठिनाई में रख के थोड़ी कठिन कठिन और स्टैंडर्ड चीजों को पढ़ना है, जिससे आपकी रैंक लगे। ये आप ही का क्या है ऊपर जो है, इसको आपको खुद ही फैसला करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फेसेस इमेंस चैलेंज। भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन है, उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, चैलेंज है। दीज इंक्लूड टू नीड द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड हार्मोनी। सबसे पहली बार भारत में शांति की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है? टू एलिवेट डीप पॉवर्टी, गरीबी जो नीचे जड़ों तक घुस गई है भारत में, ठीक है, उसको क्या करना है, कम करना है। हेल्दी कंडीशन, स्वास्थ्य की हालत खराब है। इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है भारत में, कहीं पे क्या है, ज्यादा लोग अमीर हैं, कहां पे बहुत गरीब हैं। यानी कि क्या है, इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एंड टू इंश्योर सोशल जस्टिस, इतने सारे सोशल इंस्टीट्यूट हैं लेकिन सोशल जस्टिस हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। एथिकल रहना, एफिशिएंट रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करना, ये सबसे बड़े क्या है भारत में चैलेंज है। इन चैलेंज को हम कैसे दूर करेंगे, समझ में आया? इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के भी कम से कम 3 पार्ट आएंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? मेरे सारे नोट्स इंग्लिश में रहते हैं, लेकिन मैं बोलता हिंदी में हूं, तो हिंदी मीडियम वाले भी चाहें, अगर जहां चाह है वहां राह है। तो अभी मैंने जितना ही बोला हिंदी में, आप चाहते तो उसका नोट्स बना सकते हैं। और अगर नहीं बना पाए हो तो रिकॉर्डेड वर्जन जब देखोगे तो वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना? चाह है तो राह है, और नहीं चाह है तो भैया उसको पका पकाया मैटर कि पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दो, तो ऐसा हो नहीं सकता। और फिर आप जो है कुछ भी पढ़े, वो आपका क्या है, हेडेक है। क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था OECD ने, ठीक है ना? OECD ने 60-70 के दशक में बोला था कि भैया हमें अगर जनता को, जनतंत्र को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, जिसमें इन 8 या 9 चीजों के बारे में उन्होंने वर्णन करा।
सबसे पहले उन्होंने बोला स्ट्रेंथनिंग द स्टीयरिंग फंक्शन एट द सेंटर। सबसे जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र है हमारा, वहां पे उनके जो फंक्शन है उसको क्या करो, स्ट्रेंथनिंग करो। समझ में आया। दूसरा, डिवॉल्विंग अथॉरिटी एंड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सेंटर के नीचे आपको पता है स्टेट है, और स्टेट के नीचे कौन है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। भारत ने 3 टियर सिस्टम अपनाया है, से यस और नो। और पंचायत में 3 टियर सिस्टम क्या है, विलेज, विलेज के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर क्या है आपके जिला, डिस्ट्रिक्ट, से यस और नो। तो भैया आप क्या करो, डिवॉल्यूशन करो अथॉरिटी का। समझ में आया कि यहां पे भी कुछ ऐसी अथॉरिटी बनाओ जो ऑटोनोमस हो, जिसको क्या हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे अपने डिसीजन लेने की स्वतंत्रता हो। समझ में आया। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी, इंश्योरिंग परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। जितने भी पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखो कि कौन सा एसडीएम, कौन सा जिला अधिकारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंट्रोल करो, अकाउंटेबल बनाओ, उनको जिम्मेदार बनाओ। अगर कुछ गलत हुआ है आपके जिले में तो आप ही क्या होगे, जिम्मेदार होगे। लेकिन भारत में ये बड़ी समस्या है कि ना परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, ना कंट्रोल किया जाता है, ना ही अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जो है उसका वहन किया जाता है। क्लियर। इंप्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, चाहे पब्लिक में चाहे प्राइवेट में, भैया उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनमें प्रॉपर स्किल होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़िया है तो आउटकम हमेशा क्या होगा, बढ़िया होगा। अब भारत में जो है इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, तो उनको ट्रेनिंग दो। अगर हमने वो ट्रेनिंग दे दी तो यही युवा जो आज हमें बर्डन दिखते हैं, वही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, से यस और नो। तो भैया हमें इस क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको करप्शन हटाना है तो आईटी का बहुत एडवांस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक फार्मूला देखा था, आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। इसका मतलब क्या होता है, अब भैया कोई टफ पढ़ेगा मेरे से तो उसको उसका मतलब पता होगा। आईटी का मतलब क्या होता है भैया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले का मतलब। दूसरा आईटी का मतलब क्या होता है, इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो, यानी भविष्य का भारत का निर्माण होता है इससे। ये फार्मूला मेरे सारे बच्चों को पता है, जो नए बच्चे हैं उनके थोड़ा ऊपर से जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि भैया चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, जुड़ जाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि सर हम पैसे भी देंगे, अपना टाइम भी देंगे, तो हम इंग्लिश में क्यों पढ़े, तो भैया पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं पढ़ा रहा आपको एआरसी। बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी देख लिया, छोटी से छोटी कोचिंग में भी देख लिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया, तो वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम वालों को क्लास में थोड़ा नोट्स बनाने पड़ेंगे, या रिकॉर्डेड वर्जन में नोट्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर रहे हैं। भैया जब आपको तैयारी करनी है तो तैयारी में क्या आप समय दे रहे हो, समय दे रहे हो तो थोड़ी मेहनत करने में क्या बुराई है। उस चीज का क्या फायदा कि आपको हिंदी में नोट्स कन्वर्ट करके मिल भी जा रहे हैं लेकिन उन नोट्स में दम नहीं है। या आप उन यूट्यूबरों की क्लासें देखते हो जिनके यूट्यूब में से कोई नंबर नहीं आता। यहाँ तो भैया अभी भी क्या है, 130 प्लस क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, आए कि नहीं आए, और पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, जो नहीं आए तो पूरी जिम्मेदारी से ले रहे हैं। आपको कहीं भटका तो नहीं रहे कट ऑफ के ड्रामे में, या हिंदी मीडियम वालों के नुकसान में। हिंदी मीडियम वालों को नुकसान हुआ, रैंक 4th हमारी, वो भी हिंदी मीडियम की है। समझ में आया। तो भैया बच्चों के संग मेहनत कराई जाती है, बैक टू बैक क्लास कराई जाती है, और वो चीजें पढ़ाई जाती है जिन चीजों से रैंक लगती है। और अमूमन ये चीज जो है आपको जो है बड़े बड़े कोचिंग वाले भी नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिस दिन आपको ये पढ़ाने लग गए उस दिन फिर आप उनके दरवाजों पे नहीं जाओगे। इस चीज को आप समझो। क्लियर। चौथी चीज क्या, छठी चीज क्या हो सकती है, डेवलपिंग कंपटीशन एंड द चॉइस। प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो दिक्कत है। अब आप देखो कि पहले अगर एक दो कंपनी हुआ करती थी तो उनकी मोनोपोली होती थी। जिस मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई तो फिर क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, और प्रतिस्पर्धा हुई तो भैया आज हम देखो कि हमें फोन, टेलीफोन जो है, कॉल कितनी सस्ती हो गई है। 1 पैसा कॉल, फ्री की कॉल। पहले यही कितने कितने रुपए की होती थी, 17-17 रुपए की पर मिनट। 17 रुपए के बाद 11 रुपए हुई, 11 रुपए के बाद 7 रुपए हुई। समझ में आया, फिर 1.5 रुपए हुई, इस तरीके से कम होना शुरू हुई। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशन कर रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें बीमा की, इंश्योरेंस की, तो इसको कौन करता है रेगुलेट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, शेयर्स और नो। आपके शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, करता नहीं करता। तो जो रेगुलेशन है उनकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिव सर्विस।
मैंने आपको सिटीजन चार्टर पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सारी चीजें पढ़ाता हूं मैं, और अमूमन इन चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि आपके संग प्रीलिम्स 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 ही कराया जाता है आपको 6-6 7-7 साल तक, और आप प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हो। अब भैया सिटीजन चार्टर में हमने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कमिटमेंट होता है, जो भी सर्विस का, वो उसके सिटीजन चार्टर में लिखा रहता है। क्लियर? तो अगर आप वो सर्विस उतने दिन के अंदर नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो भैया आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। अगर पासपोर्ट विभाग वाला कार्यालय आपका 14 दिन में पासपोर्ट का क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं घर में जाके एलईओ की रिपोर्ट नहीं लग पाती, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन पासपोर्ट देख लो 6-6 7-7 महीने में नहीं निकल लग रहे। तत्काल बोलोगे तो ही भी लगेंगे, वैसे 6-7 महीने भी भूल जाओ। सामान्य आदमी तो 8-8 9-9 महीने, ना कोई आपके घर में विजिट करने आएगा ना कुछ करने आएगा। ठीक है? वहीं आप तत्काल वाला लगा दो तो सारा काम हो जाएगा। और तत्काल भी नहीं लगाना है तो क्या करो, वहां पे एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे आओ, तो टाइम पे आपका एलईओ वाला भी हो जाएगा, एलआईओ वाला भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो भारत में तो ये चल रहा है। तो इस चीज की क्या होनी चाहिए, दूर होना चाहिए। अब ये सब आपको पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर? अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है। वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग गवर्नमेंट कैपेसिटी। ये क्वालिटी मटेरियल आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, ये मैंने नहीं लिखा है, वर्ल्ड बैंक का है। वहां पे लिखोगे विद सोर्स, नंबर वाले देने वाला कैसे नंबर नहीं देगा यार? और हम अगर इसे अभी शुरू से पढ़ा रहे हैं तो ये कैसे आपके अंदर याद नहीं होगा? या तो मेंस के 1 महीने पहले पढ़ा रहा होता तो समझ में आता कि सर अभी इतनी सारी चीजें हम कहां से याद करें। हमेशा मैंने चीजें बहुत शुरुआत में लगाई हैं, इसीलिए कहता हूं शुरुआत में जुड़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। क्लियर? जब दुनिया सो रही होती है तो हम मेहनत कर रहे होते हैं, तब जाके हमारी रैंक लगती है। ठीक है? द वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग गवर्नमेंट कैपेसिटी, द कंसर्न अबाउट द फेलियर ऑफ द पब्लिक सर्विस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनी स्टेट्स, स्पेशली पुअर डेवलपमेंट स्टेट, the World Bank came out a number of the prescriptions for the increasing governance capacity in 1997। जो बेचारे गरीब देश हैं, जो बेचारे जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक जो है एक नया प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आई कि भैया अगर आप ये मॉडल अप्लाई करते हो तो भैया आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो सकता है। There should be a two-part strategy for increasing the effectiveness of the state। किसी भी देश की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए दो तरह की स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। पार्ट वन, पहली स्ट्रेटेजी क्या कहती है? पार्ट वन रिक्वायर नैरोइंग द गैप बिटवीन द डिमांड्स ऑन ए स्टेट एंड इट्स कैपेबिलिटी टू मीट दिस डिमांड थ्रू ग्रेटर सेलेक्टिविटी इन द स्टेट प्रायोरिटी। भैया जैसे भारत है, भारत में क्या है डिमांड, क्या है भैया, गरीबी हटाओ। डिमांड क्या है, रोजगार दो। है कि नहीं है? तो सबसे पहले सरकार को इन्हीं को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। पार्ट नंबर वन समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक जब डालोगे ना, कॉपी में अलग से चमक लगेगी। समझ में आया? और यही नहीं होता, इस डिमांड को छोड़ के सारी डिमांड पूरी हो जा रही है, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हो रही, आजादी के इतने साल बाद हो गए। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि सबसे पहले उस गैप को भरो, जो आपकी डिमांड और जो इमीडिएट जो है प्रायोरिटी किस चीज की है हमारी, रोजगार और गरीबी की। ठीक है? और क्या, किसानों की हालत सुधारने की। और प्रायोरिटी देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रायोरिटी मिलती जाएंगी, लेकिन इन पे काम नहीं होता है। काम किस पे होगा, अमीर को और अमीर बनाना और गरीब को और गरीब बनाना। क्लियर? आगे बढ़ो। The state should concentrate on the priority and offload the rest of the civil society and the private sector. Part 2 requires increase in the capability of the state to manage the collective action efficiently by recharging public institution। और दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि देश को जो उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई, ठीक है, बैंक हो गई, पुलिस स्टेशन हो गए, ये सब क्या इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? क्लियर? जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनके कार्यालय क्या इंस्टीट्यूशन है? जिलाधिकारी का ऑफिस क्या इंस्टीट्यूशन है? तो इनको रिचार्ज करो। रिचार्ज करो तो मतलब इनको क्या करो, लाइन पे लेके आओ। समझ में आया? तो सिंपल सा वर्ल्ड बैंक ने सिंपल सा मॉडल दे दिया है कि दो तरीके से काम करो, ये ही सबसे बड़ी दवाई है। दवाई नंबर वन क्या है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको भरो, और जो प्रायोरिटी में है डिमांड उसको सबसे पहले पूरा करो। और दूसरा उन्होंने बोला कि जितने भी अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इनको रिचार्ज करो, उनके कान को थोड़ा क्या करो, ऐंठो कि भैया तमीज से काम करना शुरू कर दो आज से। अब सरकार बदल गई है,
और ये दोनों काम होने लग गए तो काफी हद तक क्या होने लग जाएगा, सब कुछ सही होने लग जाएगा। अब ये हिंदी मीडियम वाले भी समझे, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, आज वैसी भी छोटी क्लास है, जिसका छूट गया होगा वो रिकॉर्डेड वर्जन देख लेगा, क्योंकि 9 बजे से हमारी फिर से क्लास है पार्लियामेंट की पार्ट नंबर 2 की। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को परेशानी होगी। आगे देख लेते हैं। द रीडिफाइनिंग द प्रायोरिटीज फॉर द स्टेट एक्शन, 5 मेन टास्क लाइज एज द कोर ऑफ द एवरी गवर्नमेंट मिशन। हर सरकार का जो भी मिशन होता है, जो भी उसका गोल होता है, उसमें 5 मेन टास्क जो है कौन कौन से हैं, कोर टास्क, उनके बारे में सुन लो। Without this sustainable shared and a poverty reducing deployment may be impossible। और इनके बिना आप गरीबी को नहीं हटा सकते, सस्टेनेबिलिटी को नहीं ला सकते, जेंडर इनइक्वालिटी को कम नहीं कर सकते। तो वो 5 कौन कौन सी चीजें, उनको याद करो, नहीं करो? सोचो कितना प्यारा डेटा मिल रहा है आपको जो कहीं नहीं मिलने वाला। क्लियर? हेलो। अब देखो, पहला देखते हैं कि वो 5 चीज कौन सी हैं। पहली चीज है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉलेसनेस। सबसे पहले क्या करनी चाहिए? जुडिशरी, न्यायपालिका का गठन करना चाहिए, कि किसी के संग अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको क्या हो, एक न्यायपालिका हो जो उसको क्या दे, न्याय दे। यानी कि जुडिशरी भी बहुत जरूरी है। टास्क नंबर 1 समझ में आ गया? हिंदी माध्यम वाले क्या कहेंगे कि न्यायपालिका का गठन होना चाहिए। समझ में आया? टास्क नंबर 2 क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 2 तरह की चीज होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। इकोनॉमिक्स में मैं आपको पढ़ाता हूं। मैक्रो का मतलब होता है कि जो हम सब एग्रीगेट रूप में लेते हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, जैसे गरीबी। समझ में आया? तो इनको स्टेबलाइज करो। समझ में आया? लो इन्फ्लेशन, कंटेनमेंट ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ईसीटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, आप स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दो, एंड ए नॉन डिस्टॉर्शनरी पॉलिसी इन्वायरमेंट। और ऐसी कोई भी पॉलिसी मत निकालो जिससे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर क्या हो, उनको क्या हो, नुकसान हो। तीसरा, सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने। इन्वेस्टमेंट इन बेसिक सोशल सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कुछ दिनों पहले आपको जो है, पिछली बार के नोबेल प्राइज जो आपके इकोनॉमिक्स में हुए थे, अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने भी जब भारत में आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि सरकार को सबसे ज्यादा अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना चाहिए तो हेल्थ और एजुकेशन में करना चाहिए। सही है सर? नो? और वही क्या लिखा हुआ है, मेन टास्क लिखा हुआ है। टास्क नंबर 3 क्या होना चाहिए? कि स्वास्थ्य और किसमें, शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या पोस्टल सर्विस होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? जिनकी पहली क्लास है, इस क्लास के लास्ट में मैं उनको बताऊंगा कि इनको कैसे पढ़ना है और कौन कौन से कोर्स अभी चल रहे हैं और कैसे आप उनको एक्सेस करोगे। तो यहां पे क्लास में आप बने रहिए। चौथी चीज क्या होगी? प्रोटेक्शन ऑफ द वैल्यूएबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी सच एज वुमेन एंड एथनिक माइनॉरिटी। चौथी चीज होनी चाहिए कि भैया वुमेन को प्रोटेक्ट करो, उनका सम्मान करो, उनका कोई नुकसान ना करे। क्लियर? माइनॉरिटी को प्रिजर्व करो, माइनॉरिटी के संग कोई दंगा प्रसाद ना करे। और पांचवी चीज है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू हार्नेसिंग पब्लिक ओपिनियन, फ्लेक्सिबल रेगुलेशन, स्ट्रेंथिंग द सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। फिर हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, सुधारने की कोशिश करनी है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। तो 5 चीज हमेशा याद रख लो गुड गवर्नेंस की, आज से थंब रूल। पहला मैं दोबारा बोलता हूं, न्यायपालिका को सुधारो, पहला। दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो। तीसरा, बेसिक सोशल सर्विस, हेल्थ और एजुकेशन में पैसा लगाओ। फिर चौथा क्या था, जल्दी बताओ? चौथा पॉइंट क्या था, जल्दी बताओ, बिना स्लाइड को पलटे हुए कौन बता सकता है? अभी दिमाग का पता चल जाएगा भैया, किसका दिमाग कितना तेज चल रहा है। चौथा पॉइंट क्या था भैया? वुमेन और माइनॉरिटी। ठीक है। और छठा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट क्या था? इन्वायरमेंट। समझ में आया? तो 5 मेन टास्क हैं, किसी भी सरकार के 5 सबसे प्रायोरिटी मिशन होने चाहिए।
अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसे पका पकाया अपना सजेशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? कि भारत में अभी भी क्या है, करप्शन की समस्या है, गरीबी की समस्या है। क्यों? क्योंकि 5 इन चीजों पे काम ही नहीं किया। पका पकाया आंसर अकॉर्डिंग टू एआरसी रिपोर्ट नंबर 2, फ्री के नंबर मिल गए आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और आपके धीरे धीरे मेंस के बहुत सारे टॉपिक बनते जा रहे हैं। जब आप इसकी कॉपी बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने मेंस में इतना सारा पढ़ लिया। उधर हमारे बच्चे द बिग पिक्चर डेली देख ही रहे। और हमेशा याद रखना, जब भी आप बिग पिक्चर देखो तो एक दिन में आपको एक ही एपिसोड देखना है। कोई ऐसा बच्चा ना हो कि संडे या मंडे बैठ गया एक एक साथ 10-10 देख लिए, आप जो है गलत कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, रोज एक ही देखना है, एक से ज्यादा कभी भी कंडीशन में नहीं देखना है। सबको समझ में आया? द बिग पिक्चर और उसके नोट्स बनाने हैं, लेकिन रोज एक ही एपिसोड देखना है हर बच्चे को। क्लियर? आगे देखते हैं। द सिंगापुर वे। सिंगापुर में कैसे करप्शन और कैसे जो है गवर्नेंस की इफिशिएंसी बढ़ी, क्या पता वो मॉडल देखें तो हमारे यहां भी बढ़ जाए, तो देख लेते हैं। नहीं तो हम लिखेंगे सिंगापुर मॉडल एआरसी में जो दिया है अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है। डिलीवरिंग हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विस, वहां पे हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विस क्यों है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सिंगापुर वे, इन द 1990s सिंगापुर हैड नियरली 60,000 सिविल सर्वेंट। 60,000 यहाँ पे क्या थे, आपके पब्लिक सर्वेंट थे। इन इट्स सिविल सर्विस अंटिल द 1960 एज ए करप्ट, और 1960 तक, ठीक है, इसको एशिया का सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी माना जाता था। और आज जिसे सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी माना जाता है, सॉरी क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट माना जाते हैं वहां के। समझ में आया? तो ब्यूरोक्रेसी हुई। एंड हैड बिकम समथिंग ऑफ ए मॉडल, और आज ये मॉडल बन चुका है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल हुआ। 1960 में करप्शन से घिरा हुआ था और आज करप्शन मुक्त हो गया है। सेवरल लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जय हिंद, एंड एक्शन क्लोजली रिजेम्बलिंग द एनपीएम। एनपीएम अभी हमने देखा था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, वही एनपीएम। समझ में आया? जो किसने दिया था? ओईसीडी ने दिया था। इन सब चीजों को याद रखो भैया, कहीं नहीं मिलने वाला है मैटर। एंड सीम टू हैव कंट्रीब्यूट दिस इमेज। तो कुल मिला के देख लेते हैं भैया वो मॉडल क्या है। पहला है ऑटोनॉमी फॉर एजेंसी। सिंगापुर हैज ओवर 60 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, ईच enjoining ए डील ऑफ ग्रेट ऑटोनॉमी। अब देखो विपक्ष बार बार क्या कहता है कि भैया एक सरकार क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी क्या कर रही है, खत्म कर रही है। से यस और नो? तो क्या पता भैया राहुल गांधी ने ये सिंगापुर मॉडल पढ़ रखा हो। समझ में आया? क्लियर? ईच कुड डिसाइडेड होम टू हायर, प्रमोट एंड फायर। सबकी अपनी ऑटोनॉमी है, किसी में नेता का कुछ नहीं चल रहा है। वो मेरिट बेस पे खुद देखते हैं किसको हायर करना है, किसको फायर करना है। समझ में आया? पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूशन है उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले, उनको खुद ही डिसाइड करना है कि किसको उनको रखना है, किसको निकालना है। दूसरा, कंटेनमेंट ऑफ द करप्शन। एन अर्लियर एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस वाज मॉडिफाइड इन 1980s, अंडर विच द करप्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फॉर्म इन 1952, नमस्ते, वाज गिवन एडिशनल पावर। सिंगापुर मॉडल में क्या हुआ कि उन्होंने 1952 में जो करप्शन प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन बना था उसको मॉडिफाई करा 1980 में, और उसको खूब खतरनाक खतरनाक पावर दे दी। दिस ब्यूरो यूज्ड इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट इवन मिनिस्टर, कि मिनिस्टर भी अगर आपको लग रहा है करप्शन में, उसको उठा के ले जाओ और उसका इन्वेस्टिगेशन करो। At least one reportedly committed suicide when threatened with an investigation। और मिनिस्टर के अंदर भी इतना ज्यादा क्या होगा, डर हो गया था कि मिनिस्टर ने आत्महत्या तक करनी शुरू कर दी थी करप्शन के बारे में। क्या भारत में ऐसा मॉडल लगता है आपको हो सकता है? क्लियर? ठीक है। सोचो, सोचो इस चीज को। मैं आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया मिनिस्टर को क्या डर लगेगा कि सीबीआई आने वाली है। होना चाहिए ऐसा। समझ में आया? कि उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि मिनिस्टर भी है तो उसको उठा के ले जाओ। क्लियर? आगे बढ़ो। कॉम्पिटिटिव पे वाई वर्ल्ड स्टैंडर्ड। तीसरा उन्होंने क्या करा, सिंगापुर पेड इट्स पब्लिक सर्वेंट वेल इंडीडेड। उनकी तनख्वाह सुधारी गई। तभी तो भारत सरकार क्या करती है, कभी एमपी की तनख्वाह बढ़ा देती है, कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाते हैं, कि उनको लगता है जब इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ये करप्शन करना छोड़ देंगे। लेकिन इनकी लालच और ज्यादा बढ़ गई है, वो मॉडल भी फेल हो गया है। ठीक है। देयर वाज ए लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ 1970
टू रिड्यूस इन गैप बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर रेम्यूनरेशन। और जितना प्राइवेट सेक्टर तक को मिलता है उतना तक इनको पहुंचाया गया। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भैया बहुत सारे लोग हैं जो महीने में जो है 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, है कि नहीं है भैया? किसी किसी का 3-3, 4-4 करोड़ का पैकेज है, 10 करोड़ का पैकेज है, तो उसकी तुलना में सरकारी तनख्वाह तो बहुत कम हुई। यस और नो? सरकार में क्या पावर ज्यादा है वो बात अलग है, सरकार वाला जब करप्शन करना चाहेगा तो एक ही सीजन में 3-4 करोड़ ले लेगा, समझ में आए? लेकिन ऑफिशियल उनकी तनख्वाह तो कम है। यस और नो? अगर हम देखें हमारे राष्ट्रपति साहब की तनख्वाह भी आपको पता है, आपको गवर्नर साहब की भी तनख्वाह पता है, और बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में ऐसे होंगे जो इनसे भी ज्यादा तनख्वाह कमा रहे होंगे, समझ में आया? तो सिंगापुर सरकार ने इस चीज को समझा और प्राइवेट लेवल पे जो तनख्वाह मिलती है उसी लेवल पे अपने भी अधिकारियों को पहुंचाया। क्या ये बात समझ में आ गई? अरुण पांडे कह रहे हैं सर बेस्ट एग्जांपल ऑफ मुकेश सर। गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है अरुण पांडे जी के द्वारा। आगे बढ़ो। रिक्रूटमेंट ऑफ हाई फ्लायर। Relatively high pay scale enables Singapore to attract and retain high flyer in the civil service. The Singapore Public Service Commission tried to reinforce this by some attractive incentive. और जो बड़े बड़े घराने के लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले भी होते थे वो भी क्या करने लग गए? सिविल सर्विस ज्वाइन करने लग गए। समझ में आ गया? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? देखो ये मॉडल आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, फ्री का मॉडल मिल गया है एथिक्स में भी और पेपर नंबर 2 गवर्नेंस में भी और करप्शन को हटाने के लिए भी। सिंगापुर मॉडल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सिंगापुर वही देश है जिसमें 1960 तक सबसे एशिया का करप्ट ब्यूरोक्रेसी बोला जाता था और आज वो एशिया की सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। समझ में आया? इस तरीके से लिखोगे हिंदी मीडियम वाले। पहला क्या था? ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता दी उन्होंने इंस्टीट्यूशन को, ठीक है? दूसरा क्या दिया? कंटेनमेंट ऑफ करप्शन, कि करप्शन इतना खराब खतरनाक होने लगे कि मंत्री तक आत्महत्या करने लग गए। तीसरा उनका क्या था? कि भैया हमें तनख्वाह बढ़ा देंगे, पे वाई वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है। और क्या मतलब? प्राइवेट सेक्टर का मतलब नहीं सिंगापुर के प्राइवेट सेक्टर को, दुनिया में देखा उन्होंने, देखा यूएस में अगर कोई रिक्रूट होता है तो कितना मिल रहा है भैया। अब हमारे जो है ब्रेन ड्रेन होता है कि नहीं होता? जितने भी टॉप आईआईटी है, टॉप आईआईएम है, सब बैठे यूएसए में। समझ में आया? और फिर उसके बाद आपको यूरोप में बैठे, और जो कहीं नहीं बैठा वो दुबई में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? सही है और नो? सिविल सर्विस की तो अब तैयारी करने लग गए लोग जब पता चला कि सिविल सर्विस भी अट्रैक्टिव हो गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ द हाई फ्लायर्स, जो ऊंचे ऊंचे उड़ते थे लोग वो भी क्या करने लग गए? सिविल सर्विस ज्वाइन करने लग गए। क्लियर? फिर उन्होंने अगला क्या करा? कंप्यूटराइजेशन, ठीक है? कंप्यूटराइजेशन में उन्होंने क्या करा? मैंने बताया आईटी का उपयोग बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने 1962 में स्टार्ट किया। सिंगापुर सिविल सर्विस वाज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बाय 1990s। इन टर्म ऑफ द पब्लिक सर्विस दिस एफर्ट मीन शॉर्टर वेटिंग टाइम्स फॉर द कस्टमर एंड द फास्टर रिस्पॉन्स। समझ में आया? यानी कि लोगों को टाइम पे क्या मिलने लग गई? सर्विस मिलने लग गई। आपको आधार कार्ड बनाना है, ये ले आधार कार्ड। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ये लो भैया 5 मिनट के अंदर। सब कुछ हाई फाई टेक्नोलॉजी से चलने लग गया। भारत की तरह नहीं कि 10-10 दिन में आओ, फिर पटवारी साहब आएंगे, लेखपाल साहब आएंगे, वो देखेंगे ये ड्रामा वो ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं वहां पे, ठीक है? सर्विस इंप्रूवमेंट यूनिट बनाई गई जिसको एसआईयू बोलते हैं। दिस यूनिट वाज सेट अप इन 1991 टू मॉनिटर द स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस। और इसकी तो हम बहुत बार बात करते हैं कि भारत में भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ये पब्लिक सर्विस दे रही है इनको मॉनिटर करे। इनकी शिकायत की संस्था तो बना दी है, मैंने बताया ना सीपी ग्राम इकोनॉमिक्स, इसमें एआरसी में ही बताया था मैंने शुरू के दूसरे लेक्चर में। सीपी ग्राम याद है? नहीं याद है? किसी को नहीं पता? बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, देखना फिर जाके क्या पढ़ाया था। दिस यूनिट वाज सेट अप इन 1991 एंड मॉनिटर द स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस, कैटलाइज देयर इंप्रूवमेंट बाय सोसाइटल फीडबैक। लोगों से फीडबैक लिया गया कि भैया संबंधित ऑफिस काम क्यों नहीं कर रहा, राशन कार्ड टाइम पे क्यों नहीं दे रहा, आपके कोई सुझाव है? तो उनके सुझाव लिए गए और लोगों को बताए गए। भारत में कितने लोगों के सुझाव लिए जाते हैं? भारत में तो वो सोचता है कि हमने सिविल सर्विस क्वालिफाई करी है तो हम डिसाइड करेंगे किस तरह काम चलेगा। ये नहीं सोचते कि सामने वाला आदमी भी बता सकता है आपको एक बहुत प्यारा सजेशन, क्योंकि दिमाग तो सबका क्या है? यूनिक है कि नहीं है?
दिमाग के लिए क्या सिविल सर्विस, क्या नहीं। जरूरी थोड़ी कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट बनने, जो नेता बन रहे हैं, उन्हीं में दिमाग है। समझ में आया? क्लियर? फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, इंप्रूवमेंट बाय द सोसाइटिंग फीडबैक फ्रॉम द यूजर ऑफ दिस सर्विस, they encourage minister and the statutory body to assess the quality of their service through their audits and exist interview to set the quality target for the achievement। और मंत्रियों को बताया गया कि भैया ये जनता बोल रही है आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, या ये पक्ष में बोल रही है, तो आप उनको सुधारो। मिनिस्टर के इंटरव्यू लिए गए टीवी पे कि जनता ये चाहती है। यहाँ पे टीवी पे इंटरव्यू कब लेने जाते हैं? जब इलेक्शन होना होगा। जनरल इलेक्शन से पहले सारे मंत्री आ जाएंगे, आज तक के मंच पे, कोई जी न्यूज के मंच पे, कोई दैनिक जागरण के मंच पे, आते नहीं आते? और वहां पे बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। अरे भैया इन मंच पे हर हफ्ते बुलाओ इनको, हर महीने बुलाओ कि भैया 1 महीने के अंदर तुमने कितने रोड बनाए, 1 महीने के अंदर आपने क्या काम किया। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्लियर? लेकिन 5 साल में एक ही बार इनका काम लगता है, और उसी समय क्या करते हैं कि उसने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अरे जो तुमने किया क्या नहीं किया, उसको आप क्या कहते हैं, रेगुलरली क्यों नहीं बताते? अगर आप हर महीने में नहीं बता पाते तो 6 महीने में तो बताओ। सही है और नो? भैया एक बहुत प्यारा मैं मॉडल दे रहा हूं। हमारी मन की बात होती है, अभी मन की बात हुई भी कुछ दिनों पहले, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 6 महीने में हर मिनिस्टर की मन की बात हो, कि वो बताए कि मेरी मिनिस्ट्री ये कर रही है, हर 6 महीने में, 3 महीने में। सही और नो? हमारे बच्चे कॉपी में लिख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते हैं, एवरी मिनिस्टर शुड डू द टॉक टू द जनरल पब्लिक एटलीस्ट इन एवरी 3 मंथ और इन 6 मंथ। हिंदी में आते हैं, हर तीसरे या छठे महीने में उनकी बात होनी चाहिए पब्लिक से। क्यों नहीं करते भैया ये मंत्रालय वाले? क्यों नहीं करते हर प्रदेश के सीएम? उनको आधा घंटा निकालने में क्या कुछ हो जाएगा? जब प्रधानमंत्री साहब निकाल सकते हैं तो ये साहब क्यों नहीं निकाल सकते? समझ में आया? तो ये आपको बोलना पड़ेगा अपनी कॉपी में, टीवी के सामने इनको आना पड़ेगा। लेकिन क्या है, दिक्कत नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल सर जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े? मेरे ख्याल से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मना कर रहा है यार आगे बढ़ने से। हाँ, क्वालिटी सर्किल। अब क्वालिटी सर्किल क्या है? इन 1980s द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ द क्वालिटी सर्किल टू लॉन्च नियरली 8,000 क्वालिटी सर्किल कॉल्ड WITS, वर्क इंप्रूवमेंट टीम्स। समझ में आया? कोविड आया तो टीम 11 बनाई थी। कोविड में टीम 11 बनाई थी, क्या बनाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने? क्या बनाई थी जल्दी बताओ? टीम 11 ही बनाई थी ना, ठीक है ना? तो भैया ऐसी एक टीम ऐसे भी बना दो क्वालिटी सर्किल की, जो केवल इंप्रूवमेंट पे काम करे। तो अगर हम चाहें तो भैया सब कुछ कर सकते हैं, हम सबसे अच्छा मॉडल दे सकते हैं। लेकिन चाहे नहीं है तो रहा नहीं। जैसे हिंदी माध्यम वालों की चाह नहीं कि भैया यहाँ पे आना नहीं है, ऐसी नेताओं की चाह नहीं, ऐसे मंत्रियों की चाह नहीं। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको 2 मॉडल पढ़ाए, एक वर्ल्ड बैंक की दवाई, और एक हमने क्या पढ़ाई आपको, सिंगापुर मॉडल की दवाई। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद करके करके इतना कर लेना कि आपकी जवान में सिंगापुर मॉडल आए। जैसे बहुत पहले एक आरटीआई का मॉडल आया था, कौन सा, बिहार सरकार का, टेलीफोन पे आरटीआई बुक हो रही थी। किसी को पता है वो? किसी को पता है? चहलगामी लिख रहे हैं वो, चालीसा की टीम है। कौन सा मॉडल था? वो मॉडल याद रखना। एक बच्चों होप मॉडल था, होप मॉडल। ये सब एआरसी की देन है बच्चों, ये सारे मॉडल याद करो। एक ग्रे हाउंड मॉडल था आंध्र प्रदेश सरकार का। समझ में आया? ये सारी चीजें याद करो, आप कमाल कर दोगे। दुनिया जो पढ़ रही है उसको पढ़ने दो। हम हर बार चेतावनी दे रहे हैं कि भैया आ जाओ, आज आ जाओ, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, समय आने पे फिर पता चल जाएगा कि भैया कहां से कितनी रैंक आ रही है। पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? हम तो गारंटी दे के पढ़ाते हैं भैया। क्लियर है? तो ये हो गई भैया आपकी आज की क्लास। जिसका जो भी क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है वो सुन लो। और जो नए बच्चे नहीं भी बनने वाले हैं वो भी सुन लिया करो। कम से कम क्या, सुन के तो अपने आप स्ट्रेटेजी अपना लिया करो। अगर आप नहीं आना चाहते हो, आपने कसम खा रखी है कि अनअकैडमी प्लस में आपको आना ही नहीं है, तो हम देख लेते हैं कैसे आपको चीजें सीखनी है, ये तो सीख लो। ठीक है? अभी एक बार नए बच्चों का बता दूं, फिर जो है सोनाली जी आपका क्वेश्चन लेता हूं। जो भी नए बच्चे आए हैं उनको क्या करना है, देखो, जितने भी नए बच्चे आए हैं, हमारी रात के 9 बजे क्लास होती है इंडियन पॉलिटी की। ठीक है? और इंडियन पॉलिटी की आपकी काफी क्लासें क्या हो गई हैं, मिस हो गई हैं।
तो आप इनकी अब रिकॉर्डेड वर्जन देखोगे फटाफट, और 15 दिन के अंदर इसको खत्म करोगे बैक टू बैक। अब इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन तक गोल हो गए, इनको बैक टू बैक करोगे, रोज की क्लास में तो आना ही आना है। मैंने आपको 15 दिन का टाइम दे दिया है। अब इस रिकॉर्डेड वर्जन को देखते समय जो भी आपको दिक्कत आती है, तो वो क्या करोगे, किसी भी दिन सेम, जैसे आज हमारी 4 क्लास हुई, तो किसी भी दिन किसी भी क्लास में आके वो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया? क्योंकि आप थोड़े लेट हो, तो आपको इतना थोड़ा नुकसान भरना पड़ेगा। क्लियर? अब इंडियन पॉलिटी के बाद हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी। ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो हमारा इन्वायरमेंट आएगा, इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो साइंस एंड टेक आएगा, साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो करंट अफेयर आएगा। यानी प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाऊंगा। और प्रीलिम्स में फिर गारंटी से पढ़ाने की 135 क्वेश्चन आएंगे 150 में से, चाहे वो पेपर कितना भी ट्रेंड चेंज कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। अभी तक आए हैं और आएंगे, और हर साल जमा करता हूं अनअकैडमी पीडीएफ, कितने बच्चे जो है इतने क्वेश्चन क्या है अपनी क्लास से आए। समझ में आया? और हर बार ये भी पीडीएफ जमा करता हूं कि इस साल रिजल्ट आ गया भैया, इतने बच्चे हमारे हैं। 2017 में रिजल्ट जमा किया था कि 16 बच्चे जो है क्या है प्रॉपर डीवाईएसपी डीवाई कलेक्टर बने थे। 2018 का जो अभी रिजल्ट चल रहा है उसमें भी हमने क्या करा, रिकॉर्ड तोड़ा 15 बच्चों का। क्लियर? 15 के 15 बच्चे खुद के अकेले बैच के। समझ में आया? क्लियर? इतना अच्छा अगर कोई दे रहा हो, और प्रॉपर रैंक की बात कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको अच्छे लगते हैं देके दिखा दे, वो केवल इंटरव्यू लेते हैं और उनका नाम क्या कर देते हैं अपने उसमें दे देते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। एक एक चीज पढ़ाई है, और उसमें हिंदी माध्यम वाले भी हैं, रैंक 4 भी अपने बच्चे की है। क्लियर? इतना अच्छा आउटकम दे रहा है आपको अनअकैडमी प्लस, तो अनअकैडमी प्लस में आने की आपको सोचनी चाहिए। क्लियर? अब ये हो गया भैया नए बच्चे की 15 दिन में काम पूरा करेंगे और रोज 9 बजे वाली क्लास में आएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, नए बच्चे रोज सुबह उठ के, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, इतना तो पता चल ही गया होगा, मेरी प्रोफाइल में आपको रोज जाना है, चेक करना है कि आज इसकी कौन कौन सी क्लास है। क्लियर? आपको 2 जगह जाना है। पहले जाना है जैसी प्रोफाइल में खोलोगे स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास को जैसी सी ऑल करोगे तो आपको डेली क्लास मिल जाएंगे, क्योंकि स्पेशल क्लास एक दिन पहले क्रिएट की जाती है। तो आज मैं रात को क्रिएट करूंगा, कल सुबह क्लास होंगी। तो आपको रोज सुबह उठ के क्लास देखनी कि आज इसने कौन सी क्लास जनरेट करी है, और उसको क्या कर देना है, इनरोल कर देना। इनरोल कैसे करोगे, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा होगा, इसको जैसे छूओगे और टिक हो जाएगा। तो जब ये क्लास होने वाली होगी तो आपके पास आधे घंटे पहले मैसेज आ जाएगा। और जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो भी स्पेशल क्लास में आ सकते हैं, तो वो भी रोज मेरी प्रोफाइल में जाके इनरोल कर सकते हैं, अगर आपने कसम खा रखी कि नहीं आना पढ़ने। ठीक है ना? दूसरा, आपको प्लस के कोर्स में जाना है। फिर से मेरी प्रोफाइल में गए, मुकेश कुमार सिंह, प्लस को टच किया। प्लस को टच करते किया ऑन गोइंग कोर्स। ऑन गोइंग मतलब इस समय प्लस की कौन कौन सी क्लास चल रही है। फिर उनको करना है सी ऑल, और जैसे सी ऑल करोगे आपको 4-5 कोर्स दिखेंगे। आपको मतलब नहीं है कि वो कोर्स मेरे लिए है कि नहीं है, आपको सबको टिक कर लेना है। जब भैया सबको टिक कर ले रहे हो तो दिक्कत क्या है, टच ही तो करना है। अब इससे क्या होगा, अब जो भी क्लास मेरी शुरू होने वाली होगी उससे पहले आपके पास आधे घंटे पहले मैसेज आ जाएगा। अब जितने भी बच्चे नए आए हैं वो मेरी क्लास में जो आए हैं, कभी ये मत सोचना कि सर ये मेरी प्रीलिम्स की क्लास है कि मेंस की क्लास है। और अगर आपको प्रीलिम्स मेंस खेलना है तो भैया आप दोबारा क्या कर सकते हो, मुझे अनफॉलो कर सकते हो। ठीक है? यहां पे मेरा मकसद है आपकी रैंक लगाना। ठीक है? और रैंक तब लगेगी जब आप प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ पढ़ोगे। समझ में आया? तब जाके रैंक लगेगी। कोई ये सोचे कि सर मैं पहले प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लूंगा तो मेंस क्वालीफाई कर लूंगा, तो वो गलत चीज पे आ गया है। ठीक है? तो वो भैया क्या करे, मेरे से थोड़ा दूरी हो जाए। शुरुआत में ही कह रहा हूं, समझ में? अगर मुझे फॉलो करना है तो एआरसी की क्लास रोज देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एआरसी की सीरीज मेंस की है, वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। अभी आप में इतनी समझ नहीं है जो लोग बोलते हैं कि एआरसी मेंस की क्लास है। हर क्लास में प्रूव कर रहा हूं कि एआरसी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? 135 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लगते। लोग सोचते हैं केवल सब्जेक्ट पढ़ा देंगे उसमें से क्वेश्चन निकल लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे भैया? सब्जेक्ट में से लगने 60 से 70 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन इन्हीं उल्टी सीधी चीजों से लगने हैं। एआरसी से, योजना से, कुरुक्षेत्र से, लोकसभा टीवी से, राज्यसभा टीवी से, द हिंदू न्यूज़पेपर से। और इसको पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको चुपचाप पढ़ना है, बिना ये कहे हुए कि सर ये प्रीलिम्स है कि क्या मेंस है। मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। समझ में आ गया नए बच्चे? आंख बंद करके फॉलो कर दो, रैंक लगवा दूंगा। और जहां पे भी थोड़ा भी ये करा कि नहीं सर ये वो, तो भैया हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आप गलत जगह आ गए हो, मेरे से मत पढ़ो और सबसे पढ़ लो। क्योंकि मैं तो भैया वो चीज पढ़ाऊंगा जो अलग चीज है।
एकमात्र इंसान है आपके सामने जो रैंक लगवा रहा है। समझ में आया? ये बात में कोई भी क्या है, असच्चाई नहीं है, यानी 100% है। आप चेक करके देख लो, यूट्यूब में डालो टॉपरों के नाम और आपको पता चल जाएगा टॉपर अपने मुंह से क्या बोलेगा। समझ में आ गया? क्लियर? और आपको जितने भी नए बच्चे हैं 7 दिन बाद मुझे बताना है कि क्या आप कौन सा ऑप्शनल लेने वाले हो। कौन सा ऑप्शनल मतलब, आप जो है पवेड लेना चाहते हो, कि आप हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हो, कि आप जो है सोशियोलॉजी लेना चाहते हो, कि आप जो है इतिहास लेना चाहते हो। समझ में आया? ये भी जरूर बताएगा। अब उसके बाद मेंस की क्लासें नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम GS 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, एथिक्स से। ऐसी पेपर 4 भी खुद पढ़ाऊंगा, पेपर 3 भी खुद पढ़ाऊंगा, पेपर 2 भी पढ़ाऊंगा, पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा। इन सब क्लासों में भी आपको बैठना है। समझ में आ गया? क्लियर? अब बिग पिक्चर का क्या चीज है, आपको पास सबके पास यूट्यूब नाम का चैनल है। वहां पे आपको टाइप करना है राजसभा टीवी। ठीक है? राजसभा टीवी का भी क्या है आपका, क्या है, यूट्यूब चैनल है। उसकी प्लेलिस्ट में जाना है, एक बिग पिक्चर नाम से प्लेलिस्ट होगी। बिग पिक्चर में क्या होता है, बड़े बड़ी चीजें, इशू डिस्कस किए जाते हैं। 30 जून के बाद से, कितने बाद से, 30 जून के बाद से लेके अब तक के जितने भी एपिसोड आए हैं, विशेष टॉपिक आए हैं, उन सबको आपको देखना है। अभी आपके पेपर की डेट आई नहीं है, बहुत टाइम है, तो रोज हैबिट बनाओ, रोज एक देखना है, एक से ज्यादा नहीं देखना है, 30 जून से बाद के। समझ में आया? क्लियर? देश देशांतर कैसा है सर? अंकुर जी, जो मैं बता रहा हूं उसको पहले पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना? क्लियर? जो मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप पूछ रहे हो कैसा है, ये सब चीजें हम खत्म करके बैठे हुए हैं आपके सामने। समझ में आ गया? यही चीज तो आपके अंदर खत्म करनी है। जो मैं कह रहा हूं उसी चीज को फॉलो करना है अंकुर जी, नहीं तो आप स्वतंत्र हो मेरी क्लास से जाने में। समझ में आ गया? क्लियर? और रोज एक से ज्यादा किसी को नहीं देख रहा है, ये नहीं कि कोई बच्चा सोचे कि 10-12 एक साथ देख लूं। रोज एक देखने की हैबिट बनाओ, चाहे आज से, चाहे कल से, चाहे 10 दिन बाद से। और जब भी आप द बिग पिक्चर के एपिसोड देखोगे तो भैया जो भी समझ में आ रहा है एक कागज में नोट कर लोगे और उसकी कॉपी हमारी अलग से मेंटेन रहेगी। सबको समझ में आ रहा है? भैया इतनी तैयारी कोई एजुकेटर नहीं करा रहा आपको उत्तर प्रदेश में, ये सब अनअकैडमी में हो रहा है। समझ में आया? इंटायरली चेंज हो गया अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, अब ये रैंक लगा रहा है। तो जो फ्री में सुन रहे हैं वो करें इस चीज को। और मैंने जानबूझ के फ्री में क्लास लगाता हूं, कौन सी, द हिंदू वाली और ये ARC वाली, और इकोनॉमिक सर्वे वाली भी मेरी फ्री क्लास रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चा सही में पैसे नहीं दे पाता है तो कम से कम फ्री क्लास से स्ट्रेटेजी तो समझ ले, उसका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा। समझ में आया? तो या तो एक पतली कॉपी खरीद लेना, या तो A4 शीट में रोज बनाओ और उसको फाइल में चढ़ाते रहो। सबको समझ में आ गया? क्लियर? आंसर राइटिंग भी स्टार्ट होगी आपकी, और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो उसकी भी आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी। तो कुल मिला के क्या है, सारी चीजें खुद से पढ़ाऊंगा, धैर्य रखना। सबको समझ में आ गया? और आपका जो भी दोस्त या कोई भी फ्रेंड सर्किल में आता है और अगर वो मेरे से पढ़ना चाहता है तो MKS लाइव ही रेफरल कोड होना चाहिए, और इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलता है। लालच में ज्यादा नहीं आना है, ठीक है? जो आपको लालच दे रहे हैं 10% से ज्यादा की, वो गलत दे रहे हैं, अनएथिकल चीज है वो। उन अनएथिकल चीजों को रोकने के लिए हम भी बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। जो पकड़ में आता है तो उस पर अभियान चल जाता है, जो पकड़ में नहीं आता तो वो छुपे छुपे चला रहे हैं। फोन नंबर मेरा किसी को मिलेगा नहीं, तो कोई फोन नंबर मांगने की चेष्टा मत करना। सबको समझ में आ गया? जो भी है ट्रांसपेरेंट है, क्लास में आओ, लाइव क्लास में कमेंट लिखो, जो भी पूछना है लाइव क्लास में पूछो या अनअकैडमी के ऐप के माध्यम से पूछो। क्लियर? और अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल एक और है जिसका नाम है UPPCS वॉरियर। समझ में आया? इसमें मेरे लेक्चर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर ले और उसमें भी जो सीरीज चल रही हो उसको कंप्लीट करें। सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा इस चैनल का नाम भी लिख दे जिससे सब लोग वहां पे पहुंच जाएं। ये सारे लोग पहुंच चुके हैं, जो नए नवेले लोग हैं वो ही नहीं पहुंचे हैं, तो वो पहुंच जाएं, वहां पे पहुंच जाओगे। क्लियर? अब भैया पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करा रहा हूं आपके, पूरे मेंस की तैयारी करा रहा हूं आपके, ऑप्शनल की तैयारी करा रहा हूं आपके, इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूं, सबसे बढ़िया आपको मैटर दे रहा हूं। और उसके बाद हम क्या चार्ज कर रहे हैं आपको, 12 महीने की फीस कितनी, 6300 रुपये मात्र। उस दिन वो बच्चा आया था, 1,70,000 रुपये दिए थे उसने बहुत नामी ग्रामीण कोचिंग को, और उसको वहां पे भी उतनी क्वालिटी नहीं मिली थी। समझ में आया?
यहाँ 6300 रुपये कह रहे हैं केवल, पूरी प्रीलिम्स, पूरी मेंस और पूरा इंटरव्यू, और सारी चीज मैं खुद पढ़ाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि भैया इसके अंदर क्वालिटी है तो आपको एमकेएस लाइव से जुड़ जाना चाहिए। और अगर 24 महीने का है सब्सक्रिप्शन तो 7560 है। मेरे ख्याल से 24 महीने का ज्यादा किफायती है, क्योंकि 1200-1300 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा 12 महीना भी बढ़ रहा है, और आप मेरे कोई से भी कोर्स देख सकते हो। सबको समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास 9 बजे है, उसमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। सर, ड्यू टू रेगुलर शिफ्ट मोस्ट ऑफ टाइम आई मिस लाइव क्लास। आज यू आस्क टू गेट 3 आवर सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम माइंड, आई एम फेलिंग टू डू सो रेगुलरली, प्लीज गाइड मी हाउ टू मैनेज टाइम। अब ये फेल हो रहे हो तो उसको खुद करना पड़ेगा, या संडे के दिन छुट्टी होती है तो जितना 1-1 घंटे का लॉस हो रहा है उस दिन संडे को खींचो। समझ में आया? कुछ ना कुछ तो अरुण भाई करना पड़ेगा। रोज 3 घंटे पढ़ना है आपको, जॉब वालों को, अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर। तो 7 दिन में कितने हुए? 21 घंटे पढ़ना है। अब आप सोच लो रोज आपके कितने घंटे मिक्स जो रहे छूट रहे हैं। संडे को दरवाजा बंद करा और दिन भर पढ़ने लग गए। ऐसे करो, करना तो पड़ेगा यार। इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी करनी है तो बॉडी को तो कष्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 35 बता दीजिए। आर्टिकल 35 क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सोनाली जी, आपने क्या समझा आर्टिकल 35 से, मुझे ये बताओ। आपने आर्टिकल 35 से क्या समझा ये बताओ, फिर मैं आर्टिकल 35 समझाऊंगा। इसीलिए मैं आर्टिकल 35 कभी पढ़ाता ही नहीं हूं। समझ में आया? इसीलिए मैं आर्टिकल 35 पढ़ाता नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की औकात ही नहीं है कि वो आर्टिकल 35 को पूछ ले। समझ में आ गया? सोनाली जी, फंडामेंटल राइट्स हमने भी पढ़ाए हैं, वहां पे बता दो मैंने आर्टिकल 35 पढ़ाया हो। ठीक है ना? वो वाला 35 जो आप पूछ रही हो वो वाला ही मैं कह रहा हूं। हाँ, जो ला डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो, समय आने पे उसे बताया जाएगा। बाकी सारे आर्टिकल समझ में आ रहे हैं आपको? यही तो इस तैयारी में कर रहे हैं, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। अभी आपको लगा हो रहा होगा, कितने लोग सोच रहे हैं यार आर्टिकल 35 इनको आता ही नहीं है तो बता नहीं पा रहे। ठीक है ना? सोच लो, आप चाहे कुछ भी सोच लो, लेकिन आपके सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो आर्टिकल 35 को छोड़ो और आगे बढ़ो। और कोई दिक्कत किसी को? और कोई परेशानी? चलो भैया, 9 बजे की क्लास में मिलो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।